आज के आपके करंट अफेयर्स 27 अक्टूबर 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पड़ता है? काजीरंगा नेशनल पार्क आपके पड़ता है असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क में एक स्पेसिफिक एनिमल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जो इंडिया के लिए यूनिक है। वो है आपका वन हॉर्न राइनो। ये राइनो की एक यूनिक वैरायटी है। दुनिया में 4 टाइप के राइनोस पाए जाते हैं। उसमें से ये जो वन हॉर्न राइनो है ना, उसकी 2/3 पॉपुलेशन सिर्फ इसी नेशनल पार्क के अंदर है। और बाकी भी ज्यादातर मतलब आपका जो वन हॉर्न राइनो है, या तो वो इंडिया में पाया जाता है, या जो हमारे आसपास ऊपर वाली कंट्रीज हैं, यानी कि ये असम हो गया, या हमारे जैसे सिक्किम की स्टेट, या भूटान, बस यहाँ यहाँ वन हॉर्न राइनो पाए जाते हैं। तो या तो इंडिया या भूटान, बाकी सारी दुनिया से वन हॉर्न राइनोस खत्म हो चुके हैं, क्योंकि इनकी खासकर पोचिंग की जाती है। पोचिंग का मतलब है ये हंटिंग के लिए काफी फेवरेट एनिमल है, क्योंकि इसका जो हॉर्न है ना, एक हॉर्न मिलियंस ऑफ डॉलर का होता है। इंडिया ने एक विजन सेट किया था जिसे कहते हैं राइनो विजन, राइनो 2020, ये लास्ट ईयर का विजन है। हमने 2020 तक हमने राइनोस को बचाना था और इनकी पॉपुलेशन दोबारा से रिस्टोर करके 3000 तक लेके जानी थी। ठीक है, इंडिया ने ये जो टारगेट है ये ऑलमोस्ट ये पूरा कर लिया। इसका एक खास इफेक्ट है क्योंकि हमने बहुत ही स्पेसिफिक ध्यान दिया हुआ है वन हॉर्न राइनो पे। आप ना बार बार न्यूज में इन वन हॉर्न राइनोस को देखोगे। आपकी जैसे हर साल असम के अंदर ना ब्रह्मपुत्र रिवर हर साल फ्लड करती है। उस रिवर का फ्लड करने का एक नेचुरल बेनिफिट भी है, और लॉस में ये हो सकता है कि इन जानवरों की फ्लड के कारण डूब के मौत भी हो सकती है। बेनिफिट क्या है ब्रह्मपुत्र के फ्लड करने से? काजीरंगा नेशनल पार्क को कैसे बेनिफिट होता है? कभी यही प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाए कि ब्रह्मपुत्र की फ्लडिंग एक्चुअली, मतलब स्टेटमेंट बन जाए ब्रह्मपुत्र फ्लडिंग इज एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर काजीरंगा नेशनल पार्क। देखो होता क्या है, जब हर साल ब्रह्मपुत्र फ्लड करती है, ब्रह्मपुत्र अपने साथ लेके आती है नई फर्टाइल मिट्टी। जब वो एलुवियल सॉइल अपनी नई लेके आती है, वो हर साल ना वहां पे दोबारा से ग्रासेस उगने में हेल्प करती है, जो ग्रासेस अल्टीमेटली ये सारे जानवरों का खाना बनता है। तो इस कारण असम में मतलब एज अ ह्यूमंस हमारे लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है हर साल आपकी ब्रह्मपुत्र फ्लड करती है, क्योंकि हर साल आप न्यूज सुनोगे ही सुनोगे कि असम में फ्लड आए हैं हर साल। क्योंकि ब्रह्मपुत्र ऐसी नदी है जिसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, और हम अभी तक कंट्रोल कर नहीं पाए हैं उसे। ठीक है, वो रूट बदलती रहती है, पर एनवायरनमेंट में अपने आप में उसका फायदा है। वो यही फायदा है कि आपके नए नए ग्रासेस को जनरेट करने में हेल्प करती है। अब ये जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है, इसमें सिर्फ आपके वन हॉर्न राइनोस अपने आप में नहीं पाए जाते, पर आपके और एनिमल्स जैसे कि आपके यहाँ पर टाइगर भी पाए जाते हैं, ठीक है, एलिफेंट भी पाए जाते हैं, वाइल्ड वाटर बफलो और स्वैम्प डियर जैसे पाए जाते हैं। देखो जब हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, जनरल लगानी है अगले हफ्ते ट्यूसडे से इवनिंग बैच में 5 to 7, ठीक है, वहां पे हम एक ना क्वेश्चन आते होते हैं आपके इन्वायरमेंट के कि ये एनिमल कौन सी स्टेट में पाया जाता है। तो या तो मैं हर स्टेट में एनिमल्स याद करने बैठूं, या मैं सिर्फ ये देख लूं किस नेशनल पार्क में कौन से मेन एनिमल्स हैं। और एक तो ये देख लूं, दूसरा एक हम लिस्ट पढ़ेंगे कि हर स्टेट का एक ना स्टेट एनिमल, जैसे हमारा नेशनल एनिमल कौन है? नेशनल एनिमल टाइगर। वैसे ही हर स्टेट का एक अपना खुद का एनिमल और अपना बर्ड है। तो अगर मैं सारी स्टेट्स का अपना खुद का बर्ड पढ़ जाऊंगा, जिस स्टेट का जो स्टेट एनिमल है वो वहां पे ऑब्वियसली पाया जाएगा, तभी वो उसे अपना एनिमल बना रहे हैं। तो अगर मुझे कभी भी आइडेंटिफिकेशन आती है, ये 2 क्राइटेरिया से मैं हमेशा वो क्वेश्चन सही कर सकता हूँ। इसे कहते हैं जो स्मार्ट गैस होता है ना, वो इस तरीके से मारा जाता है। मतलब स्मार्ट गैस का मतलब ये नहीं है कि तुक्का मारना है, तुम्हें कोई और इंफॉर्मेशन से तुमने एक इंफॉर्मेशन को लिंक कर देना है और उससे तुम्हें आंसर ढूंढना है, वो इस तरीके से आएगा। ठीक है, इस साल जैसे आपके इस साल के प्रीलिम्स में एलिफेंट ग्रास आए हुए थे,
एलिफेंट ग्रास, मतलब आपके कुछ ऑप्शन आए थे, एक वन ऑफ द ऑप्शन एलिफेंट ग्रास के बारे था कि होता क्या है। ये एलिफेंट ग्रास आपने देखा होगा, बहुत ही लंबी लंबी सी इनकी टहनियां होती हैं, बस ऊपर एक टॉप पे फ्लावर सा होता है। या आप आम भी देखा होगा आपने, जस्ट रिकॉग्निशन नहीं होगी इसकी। ये सबसे कॉमन टाइप का एलिफेंट ग्रास, कई जगहों पे जहां पे आपके खुले मैदान से होते हैं वहां पे आपने, सबको दिखाता हूं ऑनलाइन भी। ये देखा है ना, लंबी लंबी टहनी होती हैं, टॉप पे ही होते हैं। कहीं पे जहां पे पानी पुनी खड़ा हो जाता है, ठीक है, वाटर बॉडी होती है, वाटर बॉडी के आसपास हमेशा ऐसे ये होते हैं, ठीक है। जो चंडीगढ़ में ही है, तुम देखना चाहते हो तो सुखना लेक की जो बिल्कुल एंड में जाके जंगल से जहां शुरू होता है, तुम्हें आसपास ये सारे दिख जाएंगे, ये वहां हो गए होंगे। तो इनका एक नाम है एलिफेंट ग्रास। तो इस साल के पेपर में ये भी था, ठीक है। तो ऐसे बीच में से कोई भी अगर वर्ड का नहीं, जब करंट अफेयर जब पढ़ो ना, एक चीज हमेशा याद रखो, आपके पेपर के 50% क्वेश्चन तो यहीं से आने हैं। पर इसके लिए अगर कोई भी चीज तुमने नहीं देखी है, लेट्स सपोज तुमने स्वैम्प डियर के बारे तुम्हें नहीं पता, आजकल तुम्हारे पास बेस्ट चीज है ये है कि करंट अफेयर पढ़ते हुए इससे साथ के साथ ऑनलाइन सर्च करो। इस जानवर को अगर तुम ऑनलाइन देख लोगे, देखो एक इसकी फोटोज चीजों की देखना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुमने एक बार फोटो देख ली ना, टेक्स्ट तुम भूल जाओगे, फोटो याद रह जाएगी, ठीक है। पिक्टोरल मेमोरी हमारी ब्रेन की स्ट्रांग होती है। तो करंट अफेयर में कोई वर्ड नहीं पता, उसका एक तो मीनिंग ढूंढ लिया करो या मुझसे पूछ लिया करो, और ऐसी चीजों की फोटोग्राफ्स देख लिया करो, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि ये चीजें क्या। तो इससे नॉलेज इस तरीके से बिल्ड होगी, ठीक है। अगला आपका करंट अफेयर है कॉन्कन शक्ति एक्सरसाइज। अब सबसे पहले तो ये कॉन्कन वर्ड कहां से आता है? देखो हमारा जो इंडिया का पूरा कोस्ट है ना, एक और साथ में जनरल नॉलेज बिल्ड कर लेते हैं। जो इंडिया का सारा सदर्न पार्ट है, इसे ना अलग अलग नाम से हम बुलाते हैं। जो आपका मुंबई से लेके गोवा तक का एरिया, मतलब जहां पे गोवा भी सारा इसी के बीच में आ गया, ये जो सारा एरिया है, यहाँ पे ना कोस्ट के साथ साथ एक यूनिक लैंग्वेज बोली जाती है। गोवा की अपनी स्टेट लैंग्वेज क्या है? कोंकणी, वहां की लैंग्वेज है। इस पूरे कोस्ट पे आपके कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है, इस कारण इस कोस्ट को ना कोंकण कहते हैं। कोंकण का कोस्ट है, ठीक है। ये साथ साथ मतलब गोवा की तो ऑफिशियल लैंग्वेज ही वो होगी क्योंकि छोटी सी स्टेट है, पर आपके बाकी महाराष्ट्र के भी कोस्टल एरिया में कोंकणी लैंग्वेज बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। बाकी महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, कोस्ट की कुछ जो कम्युनिटीज हैं वहां पे कोंकणी है। इसके बाद जो इसके नीचे का एरिया है आपके, इससे नीचे स्टेट आ जाती है कर्नाटका की, यहां ऊपर महाराष्ट्र था, यहाँ कर्नाटका आ गया। इन्हें कहते हैं कन्नड़ का एरिया। जो आपके कर्नाटका को जो समुद्र लगता है उसे कहते हैं कन्नड़ का एरिया। और लास्ट में कौन सी स्टेट है? केरला, सबसे लास्ट में आती है केरला। केरला के कोस्ट को हम कहते हैं आपके मालाबार, ठीक है। ये हमने क्यों डिवाइड किए हुए हैं कि देखो इन सारे एरियाज की जो कोस्ट लाइन है ना, इन सबकी कोस्ट लाइन की प्रॉपर्टीज भी अलग है। यहाँ पे वेदर कंडीशन भी थोड़ी थोड़ी चेंज होती है, ज्यादातर इन सब में बारिश सेम है। इनकी मेनली जो इनकी कोस्ट लाइन है ना, कोस्ट लाइन में फर्क आते हैं, वो आगे ज्योग्राफी में डिटेल में करेंगे। यहाँ पे जो कोस्ट लाइन है, इंडेंटेड क्या होती है, डेंटेड क्या होती है, वो सब कुछ, ठीक है। ये जो आपकी कोस्ट लाइंस बनी, इसके कारण इनके नाम रखते हैं, पर हमने रखे हो ज्यादातर लैंग्वेजेस के नाम पे हैं, या एक स्पेसिफिक नाम मालाबार जैसे केरला का रख दिया। दूसरी साइड पे अब आता है आपके तमिलनाडु इस साइड पे, और उसके ऊपर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की कोस्ट लाइन को हम कहते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट। तो कहीं पे भी कभी भी रेफर किया जाएगा कोरोमंडल की चीज है, तो उसका मतलब है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की कोस्ट लाइन को रेफर कर रहे हैं। इसके ऊपर सिर्फ दो स्टेट्स बची आपकी, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। यहां की स्टेट्स
की कोस्ट लाइन को कहते हैं नॉर्दर्न सर्कल। ठीक है, तो हम ये क्या कहते हैं, जब हम मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जब ब्रिटिश के बारे पढ़ेंगे, तो वहां पे ना ये डायरेक्टली आपकी जैसे बुक्स हैं या कहीं पे ये वर्ड ना डायरेक्टली लिखे होते हैं कि जैसे आपके ब्रिटिश ने पूरे नॉर्दर्न सर्कल पे कब्जा कर लिया, उनका मतलब होगा बंगाल और उड़ीसा की पूरे एरिया पे उन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक है, तो एक ही वर्ड में उस पूरी चीज का हमें आंसर राइटिंग में भी यही हेल्प मिलती है। आंसर राइटिंग में यहाँ तो देखो मेरे वर्ड्स वेस्ट हो रहे हैं ना, अगर मैं ये लिखने बैठ रहा हूँ कि ब्रिटिश ने बंगाल और उड़ीसा आज का ऑक्यूपाई किया, यहाँ मैं सीधा लिख दूं ब्रिटिश ऑक्यूपाइड नॉर्दर्न सर्कल, उससे मीनिंग क्लियर है ना कि इतना सारा एरिया ऑक्यूपाई हो चुका है। ठीक है, क्लियर है। तो अभी कोंकण वर्ड यहां से आता है। ठीक है, पर यहां पे एक्चुअली इस कोंकण वर्ड का कोई डायरेक्टली अभी के लिए रेलेवेंस नहीं है। जो आज का करंट अफेयर है आपका, वो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज बारे, एक मिलिट्री नहीं, एक नेवल एक्सरसाइज के बारे, मिलिट्री के अंदर ही स्पेसिफिकली नेवल एक्सरसाइज के बारे। सारी दुनिया की नेवीज और जिनके साथ हमारी खासकर बनती हैं, उनके साथ अपनी कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए, अपनी खुद की स्ट्राइक कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए, कि हम जो हमला करते हैं उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपस में ना एक्सरसाइजेस करते हैं। उस देश की नेवी आएगी, हमारी देश की नेवी जाएगी, दोनों नेवीज ऐसे प्रैक्टिस करेंगी जैसे हम दोनों एक साथ वॉर पे जा रहे हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि मतलब दोनों शिप्स एक्सचेंज हो जाती हैं, मतलब एक मैचेस कंडक्ट करते हैं जिसमें यूके, जैसे ये एक्सरसाइज हम यूके के साथ करने वाले हैं, एक बार यूके वर्सेस इंडिया की नेवी होगा। ठीक है, फिर कुछ इंडिया की शिप्स, कुछ यूके की शिप्स, वो दोनों मिक्स हो जाएंगी दोनों साइड पे, फिर वो एक्सरसाइजेस कंडक्ट करेंगे ऐसे पूरी, ताकि लेट्स सपोज कल कोई वॉर हो जाती है, मतलब इसका और कहां बेनिफिट है, लेट्स सपोज कल कोई वॉर हो जाती है और इंडिया और यूके की नेवी एक साथ लड़ रही है, हमें तब नहीं सोचना पड़ेगा कि हम अपनी कोऑर्डिनेशन कैसे बिठाएं। तो हम क्या करते हैं, ये जो अभी आपका पीस टाइम है, जहां पे अभी कोई वॉर नहीं हो रही है, पीस टाइम चल रहा है ना, कोई एक्टिव वॉर नहीं है, इस टाइम पे हम ऐसी एक्सरसाइजेस करते रहते हैं ताकि जो हमारे फ्रेंडली देश है उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी रहे। जैसे एक इंडिया की जो सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज इंडिया जो करता है ना, वो अमेरिका के साथ मिलकर करता है, उसे कहते हैं, वो भी हमारे कोस्ट के नाम पे रखी गई है, ये भी हमारे कोस्ट के नाम पे रखी गई है, वो है मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज में क्या होता है, इसमें सिर्फ पहले मालाबार एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए की नेवी ने शुरू किया था, अब इसमें टोटल 4 नेवीज इन्वॉल्व है। ये 4 नेवीज वो हैं जिन चारों की चाइना से नहीं बनती। इसमें है आपका इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में डायरेक्ट बनते हैं। कैसे आपको ये क्वेश्चन आएगा, पहला आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि कोंकण शक्ति एक्सरसाइज किस विंग की है, किस मिलिट्री विंग की है, आर्मी की है, नेवी की है, एयरफोर्स की है, या एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। ट्राई का मतलब है तीनों फोर्सेस पार्टिसिपेट करती हैं, वैसी एक्सरसाइजेस भी की जाती हैं। ठीक है, हाँ जी, हाँ हाँ, ये सारी एक्सरसाइजेज बहुत पहले से होती आई हैं, ये अभी मतलब पहली बार ही नहीं एक्सरसाइज हो रही, ये हर साल एक्सरसाइजेज होती हैं। नेहा, जो आपका क्वेश्चन है कि अगर इंडिया की सेम ही कंट्री के साथ लड़ाई होगी जिनके साथ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि तुम अपने सारे टैक्टिक्स उन्हें बता देते हो, तुम सिर्फ कोऑर्डिनेशन कर रहे हो। जैसे हम ना चाइना के साथ भी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, चाइना के साथ हमारी बनती थोड़ी है, पर हम उनके साथ भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं जिसे कहते हैं हैंड इन हैंड। तो इसका पूरे साल में जब जब कोई भी एक्सरसाइज होती जाएगी उनका करंट अफेयर में नाम आता जाएगा। तो इसका इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन, ये ना 2 आपके ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली पेपर में आ सकते होते हैं। एक तो मिलिट्री एक्सरसाइज का, मतलब एक क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया कि किसकी है, दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है ये किन 2 देशों के बीच की एक्सरसाइज है। तो इंडिया और यूके की अगर कोंकण शक्ति आती है, मालाबार आती है, तो ये 4 का ऑप्शन होगा। ठीक है, ऐसे ही हैंड इन हैंड मैंने आपको बताया
चाइना के साथ, मिलिट्री, आर्मी, ठीक है। आपकी आर्मी की एक्सरसाइज है, दोनों साइड की आर्मीज आती हैं और एक साथ प्रैक्टिस करती हैं, वो हैंड इन हैंड है। क्योंकि जितना हम देखो अपने सोल्जर्स को ट्रेन करने का एक तो तरीका है कि आपस में ट्रेन करते रहे, पर किसी और के साथ ट्रेन करेंगे वो हमसे जीतने के लिए कुछ तो अलग टैक्टिक लगाएंगे ना, तो उनसे लर्निंग और अपनी खुद की कमियां पता चलती हैं उनके सामने, इसलिए। सर आपने नेवी, सर आपने नेवी की बात करी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी साहिल। सर आपने नेवी की बात करी है, तो हाल ही में अपने पनडुब्बी का जो अपनी मिसाइल का प्रशिक्षण हुआ है, एक हाँ जी, बैलिस्टिक मिसाइल का। हाँ जी। सर ये भी तो किया अपने उत्तर कोरिया ने। सर उत्तर कोरिया नहीं, नहीं मतलब परसों, उत्तर कोरिया तो पर करता रहता है। लेटेस्ट जो आपका करंट अफेयर में था वो चाइना था। चाइना नहीं ने ना एक, सर ये परसों का हुआ है। सर वही मैं आपको कह रहा हूँ, नॉर्थ कोरिया करता रहता है। नॉर्थ कोरिया को आप कुछ ना कुछ हफ्ते बाद देखोगे। अगर आपने एक सिग्निफिकेंट बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर की बात करनी है ना, तो मैं आपको बताता हूँ चाइना ने एक टेक्नोलॉजी बनाई है। देखो आपकी दो टाइप की मिसाइल्स होती हैं। पहले तो एक तो ये फर्क आप जब करंट अफेयर में पढ़ते हो, बैलिस्टिक और एक होती हैं क्रूज। ये दो टाइप की आपकी मिसाइल होती है। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है ऐसी कोई भी मिसाइल जो लॉन्च होगी, पहले ऊपर को जाती है, फिर ये अपने टारगेट की तरफ को जाके गिरती है। ये होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स। क्रूज मिसाइल्स होती हैं, क्रूज मिसाइल्स को तुम किसी भी डायरेक्शन में फायर कर सकते हो। ये लिटरली ग्राउंड के बिल्कुल साथ साथ भी जा सकती है। इसका एडवांटेज यही पड़ता है कि क्रूज मिसाइल ना रडार, रडार सिस्टम क्या होता है, एक हाइट तक ना रडार काम ही नहीं करता होता। रडार एक हाइट के बाद काम करना शुरू करता है। तो ये रडार के लिटरली नीचे से निकल के जा सकती है। तो इनकी ये कैपेबिलिटी, और बहुत तेज मूव करती हैं। पर आपकी जो बैलिस्टिक मिसाइल है, अब इसकी जो टेक्नोलॉजी है, बैलिस्टिक मिसाइल ना एक बिल्कुल नियर स्पेस या स्पेस को एंटर करके फिर अर्थ को एंटर करती है। एक तो इनके लॉन्च से गिरने के बीच में 15-20 मिनट का फर्क होता है, तो इस कारण इसके बीच में इसे कोई डिटेक्ट करके इसे उड़ा सकता है। इससे डिटेक्ट करके उड़ाना बहुत मुश्किल है। पर अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, चाइना ने ना आपकी अमेरिका को भी धोखा दे दिया, आपके बैलिस्टिक में हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली। ये हाइपरसोनिक क्या होता है, ये स्पीड है। सोनिक वर्ड जो रेफर करते हैं ना, सोनिक वर्ड का मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड। साउंड की स्पीड का यूनिट होता है 1 मैक। मैक में रेफर करते हैं साउंड को। जितनी तेजी से आपको अभी आवाज आ रही है, ये साउंड की स्पीड है, 1 मैक की स्पीड से, यानी कि आपको आवाज आ रही है। इससे कोई भी चीज जो स्लो ट्रैवल करती है उसे हम कहते हैं कि वो चीज सबसोनिक है, ठीक है, वो स्लो है। जैसे ही हम साउंड की स्पीड क्रॉस करते हैं, उससे सबसे पहले कहते हैं सुपरसोनिक होगी। अब कोई भी चीज जो 1 मैक की स्पीड क्रॉस करके, तो दुनिया में सुपरसोनिक मिसाइल्स बहुत सारी हैं, ठीक है, जो साउंड की स्पीड से ज्यादा तेज ट्रैवल कर लेते हैं। इंडिया के पास भी जैसे क्रूज मिसाइल्स में बात करूं, एक ब्रह्मोस करके मिसाइल है, इंडिया की मोस्ट एफिशिएंट मिसाइल है। ये सुपरसोनिक है, अराउंड 3 मैक की स्पीड पे चली जाती है। 3 मैक का मतलब होगा साउंड की स्पीड से 3 गुना तेज। और इस साल के एंड तक कोशिश है कि इसे 5 मैक तक ले जाए। जैसे ही 5 मैक की स्पीड आती है, 5 मैक का मतलब है 5 साउंड, ये नंबर का मतलब यही होगा कि साउंड से कितने गुना तेज, 5 गुना ज्यादा तेज या इससे ज्यादा तेज कोई भी चीज होती है ना, उसे हम कहते हैं हाइपरसोनिक। तो ये बहुत तेज होती है मिसाइल्स। चाइना ने अभी एक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया, और ये मिसाइल का टेस्ट क्यों सिग्निफिकेंट है, उन्होंने बनाई है बैलिस्टिक ग्लाइडर मिसाइल। अब ये देखो स्पेस वॉरफेयर किस लेवल तक जा रहा है। चाइना के मिसाइल ने क्या किया है और क्यों इससे अमेरिका भी घबरा गया है। चाइना ने मिसाइल लॉन्च की, ये पूरे स्पेस में ग्लाइड करके आई है और फिर अपने टारगेट की तरफ गई है।
यानी कि चाइना ने स्पेस में मिसाइल छोड़ी, पूरा स्पेस घूम के आई है, और जहां पे उन्होंने गिरानी थी, यानी कि लिटरली पूरी अर्थ के चारों ओर वो कहीं पे भी गिरा सकते हैं, जहां पे गिरानी थी उन्होंने वहां मोड़ी और गिरा। अब जो मिसाइल इतनी ऊपर चली जाती है ना, वो भी रडार की रेंज से बाहर हो जाती है। तो रडार या तो बहुत पास की चीजों को डिटेक्ट नहीं कर पाता जमीन के, या एक हाइट के बाद नहीं डिटेक्ट कर पाता। तो चाइना, इसी कारण ये जो टेस्ट हुआ था ना, ये टेस्ट एक्चुअली चाइना ने मई में कंडक्ट किया था। अमेरिका को अब जाके पता चल रहा है कि चाइना ने ऐसा कोई टेस्ट कंडक्ट कर गए थे वो। तो अमेरिका की इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है। और दूसरा, पूरे स्पेस में एक मिसाइल एक दिन घूम के आई है, आधा घंटा स्पेस में रही है वो, और अमेरिका को पता नहीं चला, जो अपने आप को इतना एफिशिएंट मानता है। तो इस कारण अमेरिका के लिए एक बहुत ही घबराने वाली चीज बन गई थी ये, और यही चीज आपके ये है। क्लियर है? तो आपको कभी ये भी आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन बन के आ सकते हैं कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में फर्क क्या होता है। समझ आ गया ना? ये सिर्फ ऊपर को जाएगी और फिर जाके फायर होगी, ये किसी भी डायरेक्शन में फायर हो सकती है। ठीक है? स्पीड दोनों में दोनों हो सकती है, सबसोनिक भी, सुपरसोनिक भी, हाइपरसोनिक, तीनों टाइप की हो सकती है। क्लियर है? अब यही आपका ये सारा लिखा हुआ है कौन कन शक्ति के बारे के यूके के साथ एक्सरसाइज करने वाले हैं। तीसरा आपका करंट अफेयर है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। देखो, इंडिया के अंदर किसी को भी बाहर से फॉरेन फंडिंग लेनी है, खासकर एनजीओस को जैसे फंडिंग लेनी है, पहले पॉलिटिकल पार्टीज भी थी इसके अंदर। इंडिया के अंदर एनजीओस और पॉलिटिकल पार्टीज इन जनरल, मतलब इसमें इफ और बट है अब पॉलिटिकल पार्टी के लिए, इन्हें बाहर से फंडिंग लेना अलाउड नहीं है किसी भी उसमें। एनजीओस फंडिंग ले सकते हैं ऑब्वियसली, ऐसे भी तो एनजीओस हैं जो इंडिया में, फॉरेन एनजीओस इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हें तो बाहर से फंडिंग आती ही है। पर उसके लिए होता क्या है कि उस एनजीओ को ना लाइसेंस लेना पड़ता है, जो मिलता है आपकी होम मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ना जो, उससे लाइसेंस लेना पड़ता है। पहले क्या होता था, ये 2010 में एक्ट बना ये, उससे पहले ऐसी कोई रेगुलेशन नहीं थी। उससे पहले एनजीओ जितना पैसा फॉरेन से लेना चाहे ले सकते हैं, कोई रेगुलेशन नहीं है। हुआ क्या, हमने हमारे ना सीबीआई की एक रिपोर्ट आई जिससे हमें पता चला कि एनजीओ ना सिर्फ समाज की भलाई का काम नहीं कर रहे। कई बार क्या होता है कि ये जो फॉरेन फंडिंग होती है ना, ये कुछ कंडीशंस के साथ आती है। क्या कंडीशन होगी? लेट्स सपोज कोई अमेरिका से फंडिंग आ रही होगी, अमेरिका से ये कह के फंडिंग आती है कि इंडिया के अंदर ये जो रशिया के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, इनकी साइट पे जाके तुम्हें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, ये इंडिया और रशिया का प्रोजेक्ट नहीं बनने देना, ये तुम्हारी सिरदर्दी है, जैसे मर्जी प्रोटेस्ट करो, इसके बदले हम तुम्हें फंडिंग देते रहे। तो हमारी सीबीआई की रिपोर्ट में यही आया कि बहुत सारी हमारे एनजीओ ऐसी फंडिंग ले रहे हैं जहां पे इंडिया की डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज होती है। तो इसी के चलते हुए हमने क्या किया, हमने इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को रेगुलेट करने का फैसला किया। ऐसा नहीं रोक लगाई है, रेगुलेशन है कि तुम लाइसेंस लो, उसके बाद ये जितना भी पैसा लिया है, जैसे हम इनकम टैक्स भरते हैं ना, वैसे ही इस सारे का एनुअल रिटर्न भरना है, ताकि सरकार को शो करो कि ये पैसा कहां से आया है और तुमने कहां खर्च किया। अगर समाज के भलाई के काम में है तो फिर क्या बुराई है ये बताने में कि ये बच्चों के एनजीओ में लगा है, स्कूलिंग में लगा है, टॉयलेट्स बनाने पे लगा है, किसी भी चीज में लगा है, आप शो करो। ठीक है? अगर आपका पैसा इधर उधर डाइवर्ट हो रहा होगा, वो आपकी रिपोर्ट्स में दिख जाएगा और सरकार ऐसे एनजीओ के ऊपर क्रैक डाउन कर पाए। ठीक है? तो ये आपके सारे के सारे इसके अंदर मेजर्स होते हैं। नहीं नहीं, किसी भी देश के हो सकते हैं, एनजीओ ऑपरेट इंडिया में कर रहे हैं जो कि, हाँ जी, नहीं देखो, कोई भी एनजीओ होगा ना, जरूरी नहीं है कि उसमें हमेशा इंडियन ही होंगे। लेट्स सपोज कोई फॉरेनर आके इंडिया में सेवा करना चाहता था, अच्छा सही इंटेंशन से, वो इंडिया में आके एनजीओ खोल सकता है और शुरू कर दे। ठीक है? इंडिया के अंदर एनजीओ खोलने के लिए तुम्हें कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है? मतलब अगर रजिस्टर करोगे ऑब्वियसली एज अ ट्रस्ट या किसी चीज के तौर पे
रजिस्टर करना पड़ेगा, नहीं तो टैक्सेशन का वैसे चक्कर पड़ जाएगा। पर रजिस्टर करके कोई मतलब, और जैसे आम बिजनेसेस है वैसे ही एनजीओ रजिस्टर कर सकते हैं, उसकी कोई रेगुलेशन नहीं। पर अगर आपने बाहर से फंडिंग लेनी है, फॉरेन फंडिंग लेनी है, तो आपके ऊपर कंडीशंस है कि आप ऐसे रैंडमली फंडिंग नहीं ले सकते। ठीक है, पहले लाइसेंस लो और उसके बाद डिक्लेयर करो कि कितना पैसा बाहर से आया। ठीक है, वो सारा उन्हें डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? तो इसके अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा एनजीओ। एक बारी जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होती है 5 साल, एक बारी जो लाइसेंस बनवाया वो 5 साल के लिए वैलिड होता है, 5 साल बाद फिर से रिन्यू करवाना होता है। ठीक है, और 5-5 साल के लिए मतलब लाइसेंस मिलता है फॉरेन फंडिंग का। अब इसके अंदर क्या है कि हमने ना, जो मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल पार्टीज के लिए थोड़ा बहुत चेंज है। देखो वैसे आपके फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जब बनाया गया था ना, आपके इंडिया के अंदर जितने भी आपके एमपी या एमएलए हैं, उन्हें लेजिस्लेचर्स कहेंगे, उन्हें फंडिंग लेना बाहर से अलाउड नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउड नहीं था, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जजेस और मीडिया पर्सन, किसी को भी बाहर से फंडिंग लेना अलाउड नहीं था। पर 2017 में ना इसमें चेंज किया है आपकी गवर्नमेंट ने, और अब आपके पॉलिटिकल पार्टीज को बाहर से फंडिंग लेना अलाउड है। ठीक है, किस टाइप की, मतलब वैसे तो ये भी एक कॉम्प्रोमाइजिंग चीज है कि इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग तो एक तरह से हमारे इलेक्शंस में फंडिंग है। ठीक है, तो जो अपनी मर्जी का कुछ चाहेगा वो पॉलिटिकल पार्टी से निकलवा लेगा। ठीक है, इसीलिए ओरिजिनली बैन लगाया गया था, पर ये चेंज किया गया है। पर ये सिर्फ वो कंपनीज दे सकती हैं कोई इंडियन सब्सिडरी हो किसी फॉरेन कंपनी की। इंडियन सब्सिडरी का मतलब है जिनके ऑफिसेज इंडिया में खुले हुए हैं। लेट्स सपोज अमेजॉन इंडिया की किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग देना चाहती है। अब अमेजॉन यूएस से तो नहीं दे सकती, वो तो इंडिया से बाहर है, पर अमेजॉन इंडिया जो है, जो इंडिया की उनकी ब्रांच है, वो फंडिंग दे सकती है। एक तो ये अलाउ कर दिया गया। दूसरा, ऐसी कोई भी फॉरेन कंपनी जिसमें 50% से ज्यादा, 50% या 50% से ज्यादा शेयर किसी इंडियन के, लेट्स सपोज कोई इंडिया का सिटीजन सिर्फ बिजनेस के लिए यूके में रह रहा है और उसने वहीं पे अपना बिजनेस ओपन किया हुआ है और वो इंडिया में फंड करना चाहता है, कंडीशन वो यूके का सिटीजन ना हो, इंडिया का सिटीजन, तो वो इंडिया के पॉलिटिकल पार्टीज में फंडिंग कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो इन्हें अलाउ किया गया है, बाकी और कुछ नहीं है। क्लियर है? देखो, प्रोटेस्ट करने को तो कोई भी फॉरेनर इंडिया में आके प्रोटेस्ट कर सकता है, पर उन्हें राइट टू प्रोटेस्ट एज अ फंडामेंटल राइट नहीं मिलता। अगर सरकार उन्हें मना कर देगी तो उन्हें यहां तो जाना पड़ेगा या तो जेल हो जाएगी। जैसे एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सोनम मैं आपका भी डाउट दूर कर देता हूं एक मिनट। जैसे एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको ना पूरा एक फंडामेंटल राइट, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी है कि आप किसी भी पब्लिक लैंड पे, पब्लिक लैंड का मतलब है रोड पे, पार्क्स में या कोई स्पेसिफिक ग्राउंड है, वहां जाके आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हो, आपको सरकार मना नहीं करेगी। ठीक है, कई बार करती भी है सरकार मना, पर सरकार कर नहीं सकती वैसे। ठीक है, वो आपका फंडामेंटल राइट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। पर कोई बाहर से इंडिया में आके, कोई फॉरेनर इंडिया में आके प्रोटेस्ट करेगा, उसका फंडामेंटल राइट नहीं है, उसे सरकार उठा के, मतलब लेट्स सपोज एक फॉरेनर आके सड़क पे हमारे प्रोटेस्ट करने लग जाए, उनका क्या लेना देना है हमारे देश से, यहाँ के प्रोटेस्ट ही क्यों कर रहे हैं? तो उन्हें उठा के सरकार जेल में भी डाल सकती है उन्हें। ठीक है, वापस उनके देश में भी डिपोर्ट कर सकती है। क्लियर है? अब अगला आपका करंट अफेयर है ई प्रिजन्स। देखो, हम धीरे धीरे ना हर चीज में आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी लेके आ रहे हैं, एक कॉमन पोर्टल्स बना रहे हैं जहां पे आपके क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड्स और ये सब कुछ बनाया जा सके। वैसे ना एक पोर्टल बन रहा है, इंटरपोरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं ना, अभी हमारे पुलिस रिफॉर्म्स, ये ना एक मेंस का जो टॉपिक बनता है, ये आपके पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर कभी क्वेश्चन आ सकता है। पुलिस रिफॉर्म्स क्या है कि देखो, अभी हमारी जो इंडिया की पूरी पुलिस है, अगर आप देखते हो हर स्टेट की अपनी अपनी पुलिस होती है, क्योंकि यहाँ पे बैच से पता चलता है ना कहाँ की है वो। उसके बाद भी क्या होता है कि हर स्टेट अपना अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड बना के बैठा है। हर क्रिमिनल स्टेट के अंदर भी हर डिस्ट्रिक्ट का, हर पुलिस स्टेशन का अपना अपना रिकॉर्ड है।
अगर किसी ने एक जगह क्राइम कमिट किया, लेट्स सपोज एक क्रिमिनल था, कल उसने पंजाब में क्राइम कमिट किया, वो पंजाब से भाग गया, कल वही वेस्ट बंगाल में क्राइम कमिट कर रहा है, और वहां पे लेट्स सपोज वो पकड़ा भी गया, ठीक है, तो उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड कभी शो ही नहीं होंगे कि वो बंदा पंजाब में भी वांटेड है। अगर वो छोटा मोटा क्रिमिनल है, कोई बहुत मशहूर होगा तो ऑब्वियसली पता होगा, पर कोई आम है तो नहीं पता चलेगा। तो ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जो एक स्टेट छोड़ के भाग जाते हैं, किसी और स्टेट में जाके अगला क्राइम कमिट कर रहे होते हैं। तो हमारी यहाँ पे क्या कोशिश है कि एक कॉमन सिस्टम में बना दें जहां पे हर पुलिस स्टेशन में कोई भी क्रिमिनल होगा, उसकी फोटोग्राफ, उसके फिंगरप्रिंट्स, ये सब कुछ ऑनलाइन अपलोड करने जरूरी हो जाएंगे। अगर आप उसके फिंगरप्रिंट्स, लेट्स सपोज कई पहली बार अरेस्ट हुआ था, उसके फिंगरप्रिंट्स ले लिए, ठीक है, या किसी क्राइम सीन से कोई फिंगरप्रिंट मिले पर मुझे नहीं पता ये किसके हैं, मैं एक बार उस डेटाबेस में उस फिंगरप्रिंट को डाल के देखूंगा, क्या पता कोई मैच ही निकला है कि ये इस क्रिमिनल का फिंगरप्रिंट है, ठीक है, कि वो जेल से बाहर आया था, उसने फिर क्राइम कमिट कर दिया, तो साथ के साथ ही हमें पता चल जाएगा ना, क्योंकि उस क्राइम सीन पे उसके फिंगरप्रिंट कर क्या रहे हैं, तो साथ के साथ उसे फिर अरेस्ट कर लेंगे। तो हमारा पुलिस सिस्टम पहले से आसान हो जाएगा, इसलिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। क्लियर है? इसके अलावा एक इसी के अंदर ही एक ई प्रिजन सिस्टम। अब देखो, आपके जेल के अंदर से लोग पैरोल पे भी बाहर आते हैं, पैरोल होगी, फरलो होगी, ठीक है, या प्री मेच्योर रिलीज। प्री मेच्योर रिलीज उन लोगों को मिलती है जिनका अच्छा बिहेवियर हो, उन्हें पहले जाने दिया जाता है। लेट्स सपोज किसी को 6 महीने जेल हुई थी, पर उसका बिहेवियर या उसकी सजा देखते हुए कोर्ट ने उसे 3 महीने बाद ही बोला कि आप जा सकते हो। पर इनका डेटा, इनका भी पैरोल का मतलब होता है कि अभी तुम बीच में कुछ दिन जेल में छुट्टी लेके घर जा सकते हो, ठीक है, तो उन्हें घर जाने दिया। इसकी कंडीशन होती है रोज पुलिस स्टेशन में जाके हाजिरी देनी होती है, अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके उन सबको हाजिरी देनी होती है। अगर एक भी दिन वो ना गए, अगले दिन ही उनका सर्च वारंट इश्यू हो जाता है, क्योंकि यही है ना कि गायब हो गया। और ये कई बार हो जाता है कि जो लोग पैरोल पे बाहर गए, या फरलो होता है कुछ लंबी छुट्टी लेके, एक दिन की छुट्टी लेके जाना, पैरोल थोड़ी लंबी होती है, फरलो एक दिन के लिए होती है। अगर आपकी एक दिन की छुट्टी लेके या लंबी छुट्टी लेके ये घर गए, और वहां पे उसके बाद पता ही नहीं कहाँ गायब हो गए, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है, भागने को तो कहीं पे भाग सकते हैं। अब कहीं पे भी भाग गए, हम कैसे पता लगाएंगे कहाँ गए? पर क्रिमिनल्स की एक टेंडेंसी है कि एक क्रिमिनल जो खासकर भाग गया पैरोल से, वो दोबारा भी क्राइम ही कमिट करेगा, उसे जॉब थोड़ी कहीं मिलने वाली है। तो जहां पे भी वो क्राइम करेगा, वहां पे फिर से फिंगरप्रिंट आएंगे, तो फिर पता चल जाएगा कि ये तो कहीं से भागा हुआ है, तो उस पुलिस को वापस हवाले करना है, प्लस एक्स्ट्रा केस चल पड़ेगा। तो इस कारण हम अपनी सारी प्रिजन्स को भी ऑनलाइन लिंक कर रहे हैं, एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। क्लियर है? इस चीज के थ्रू ये सारे चीजें। कोई भी डाउट यहां तक? अब आपके अगला करंट अफेयर है जीन एडिटिंग गाइडलाइंस। देखो, जीन एडिटिंग क्या होता है? आपके जो डीएनए है ना, आजकल आपकी टेक्नोलॉजी इतनी आसान हो गई है डीएनए एडिटिंग की, कि तुम घर पे बैठ के भी कोई डीएनए के साथ चेंजेस कर सकते हो। सबसे आसान इस चीज को जिसने बनाया है, उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं क्रिस्पर। क्रिस्पर लेटेस्ट आपकी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, और ये इतनी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है कि कोई आम बंदा भी, लेट्स सपोज ये आपका कोई एक डीएनए था, इसके अंदर तुम्हें ये वाले जेनेटिक्स कोई भी पोर्शन के नहीं चाहिए, इसके बदले तुम्हारे पास कोई सेम कोड का और जेनेटिक अवेलेबल है, तुम ये निकाल सकते हो, और इसकी जगह ये वाला जो जेनेटिक था वो यहाँ पे जोड़ दो। तुम डीएनए में जो चेंज करना चाहते हो सब कर सकते हो। पर अब प्रॉब्लम क्या है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी मार्केट में ओपनली अवेलेबल है, ठीक है, तभी मैंने कहा कि घर पे जो करना चाहता है घर पे भी कर सकता है, पर ये चीज अभी लीगल नहीं है। लीगल नहीं है पर इलीगल भी नहीं है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि हमारे, क्योंकि इंडिया में जीन एडिटिंग की कोई गाइडलाइंस ही नहीं है, कौन कर सकता है, किस कंडीशन में कर सकता है, कुछ भी।
जैसे आपका लेट्स सपोज कोई वायरस ही है, अब जैसे कोविड भी माना जाता है कि एक जेनेटिक इंजीनियरिंग की गई है इसके ऊपर, तभी ये वायरस इतनी जल्दी अपने आप को चेंज कर लेता है। तो शायद चाइना ऐसी किसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा था और वो लैब से बाहर निकल गया। अब लेट्स सपोज मैं घर पे कल बैठा कोई चेंजेस करी जा रहा हूं, ठीक है, मैंने कौन सा घर पे लैब बनाई हुई है, अब वो वायरस लेट्स सपोज वायरस के साथ ही छेड़खानी कर रहा था, अब जो भी चेंज बन गया और मैं छोड़ के उसे चला गया, क्या पता पहली बात तो मुझे इफेक्ट कर दे, मैं जिस जिसके पास जा रहा हूं उसे इफेक्ट कर दे। तो कैसे इन्हें कंट्रोल करना है, कौन इन्हें प्रैक्टिस कर सकता है, ये टेक्नोलॉजीज मार्केट में कैसे आएंगी। कल जो हमने जेनेटिकली चीजें चेंज भी की हैं, लेट्स सपोज कोई एनिमल है, किसी एनिमल को कोई उसकी डिजायर्ड हाइट बनाना चाहते हो, उसके लेट्स सपोज एक डॉग था, तुम चाहते हो ये डॉग की जो ब्रीड है इसकी कम से कम इतनी हाइट तो हो, इसका बिल्ड इतना हो जाए, इसके बाल ऐसे हो, ठीक है, इसकी आंखों का रंग ऐसे हो, सब कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर अब ऐसा कोई किसी ने जेनेटिकली इंजीनियर्ड डॉग बना दिया, अब वो मार्केट में बेचना भी चाहेगा, अब मार्केट में अगर वो बेचना चाहेगा कैसे बेच सकता है, किसी चीज की कोई गाइडलाइन नहीं है। तो आपके इस टाइम ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है आपके साइंटिस्ट को जो इन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि जो वो बना रहे हैं वो कभी मार्केट में आने भी वाला है या नहीं आने वाला, यहाँ आएगा तो किन रेगुलेशंस के अंडर आएगा। आज जो मैं रिसर्च कर रहा हूं क्या वो कल लीगल भी मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। तो इस कारण साइंटिस्ट कम्युनिटी को ये खासकर है, और खासकर जैसे आपके आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की जैसे खबर थी, वो ना एक राइस की वैरायटी के ऊपर काम कर रहे हैं, गोल्डन राइस आपके वैसे भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इससे हम जीएम क्रॉप बनाना चाहते हैं। ये जो आपका गोल्डन राइस है ना, इसकी खास वैरायटी क्या है, ये अभी भी पाया जाता है, मतलब गोल्डन राइस एक वैरायटी है। आपके राइस भी बहुत बहुत टाइप का होता है, जैसे बासमती एक वैरायटी है, वैसे ही एक रेड राइस भी होता है, ठीक है। एक आपके केरला के राइस बहुत फेमस हैं, पोकाली राइस, इनके बारे में मैं बता दूं, ये ऐसा राइस है जो आपके सॉल्ट वाटर में भी उग जाता है। तो नहीं तो राइस की क्रॉप बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम करती है ना, देखा ही होगा कभी खेतों को कि फ्लड किया होता है उन्हें। तो आपकी जो पोकाली राइस है, पोकाली राइस के अंदर समुंदर का पानी हम यूज कर सकते हैं, तो वहां पे हमारा फ्रेश वाटर भी वेस्ट नहीं हो रहा और राइस का राइस उग रहा है। तो ये वेराइटी ऐसी, ठीक है। अब लेट्स सपोज मतलब जैसे ये गोल्डन राइस के ऊपर काम कर रहे हैं, गोल्डन राइस ऐसा राइस होने वाला है जिसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा है और इसमें फैट नहीं है, ठीक है। तो हमारी जो आजकल दुनिया पूरी दुनिया में ट्रेंड चल रहा है डाइटरी फूड को लेके और हेल्दी फूड को लेके, तो इसके ऊपर अगर मैं गोल्डन राइस में बस प्रॉब्लम ये है कि इसकी ना पैदावार बहुत कम है, इसकी यील्ड बहुत कम है। तो अगर मैं जेनेटिकली इसे चेंज करके इसकी यील्ड बढ़ा दूं तो अपने आप ये राइस बहुत ज्यादा बिकने लगेगा। तो इस चीज के कारण हम इसे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इसीलिए अभी बस यही था कि अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं है, ये आपके करंट अफेयर है। अगला जो करंट अफेयर है वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। देखो ये क्या है, एक इंटरनेशनल बॉडी है जो 1989 में बनाई गई थी G7 देश द्वारा। G7 क्या है, G7 का फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 7। ये ओरिजिनली मतलब इस जमाने में ये G8 होता था, आज G7 हो गया। पहले ग्रुप ऑफ 8 मतलब 8 देशों का ग्रुप, 8 दुनिया की सबसे पावरफुल जो इकोनॉमीज थी उन्होंने मिलकर अपना एक ग्रुप बना लिया था जिसे G8 कहते थे। बाद में इसमें से रशिया को निकाल दिया गया है, इस कारण अब इस ग्रुप को G7 कहते हैं, ठीक है, रशिया अब इसका हिस्सा नहीं है। तो ये G7 दुनिया के 7 वो देश हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, और ये सारे देशों ने मिलकर एक ना ऑर्गेनाइजेशन, एक सिस्टम बनाने का सोचा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इस FATF का काम क्या है, आपकी जो मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है ना, इससे रोकने के लिए ये काम करता है। अब देखो इस टाइम मतलब करंट अफेयर के अकॉर्डिंग बताता हूं, जो आपका पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है। पाकिस्तान जो FATF है इसे क्रिएट 1989 में
8 देशों ने किया था, मतलब जिन्हें G7 कहते हैं, ठीक है। पर अब इसके अंदर जो मेंबर कंट्रीज है ना, मेंबर कंट्रीज टोटल 38 है, 38 है 37 है, एक मिनट रुकना, यहाँ पे लिखा होगा 38 है, ठीक है। 38 टोटल मेंबर्स हैं इसके, जो अब दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमीज और जिनका सबसे सही है। तो मेंबर्स में इंडिया भी इसका मेंबर है। अब ये सारे FATF का काम क्या है, ऐसे किसी भी पैसे का फ्लो रोकना, या तो जो काला धन जिसे हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, एक जगह से दूसरी जगह पैसा शिफ्ट करते हैं जैसे स्विस बैंक, ये सारी जगहें, ऐसे ट्रांजैक्शंस को रोकना, मतलब ऐसी कंट्रीज को रोकना जहां ये पैसा जा रहा है, या जो पैसा जो कंट्रीज के अंदर पैसा टेररिज्म में लगता है। तो होता क्या है, जो कंट्रीज के अंदर प्रूवन हो जाता है कि हाँ ये 100% इनका पैसा ऐसे कामों में लगता है, उनके लिए बनती है ब्लैक लिस्ट। और जिन कंट्रीज के ऊपर पता है कि ये करती हैं पर अभी सिर्फ उनके ऊपर रोक लगी हुई है उन्हें ब्लैक लिस्ट करने से, उन्हें डाल देते होते हैं ग्रे लिस्ट में। तो आपका पाकिस्तान ना ग्रे लिस्ट में है। अब इसमें होता क्या है, जब भी तुम इन लिस्ट के पार्ट बन जाते हो, जैसे कोई भी FATF का पार्ट बनेगा ग्रे लिस्ट का, सबसे पहले आपकी कंट्री के अंदर फॉरेन से कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा बाहर जा रहा है, ये सारे के ऊपर ना नजर रखनी शुरू हो जाती है। तो आपकी एक एक ट्रांजैक्शन के ऊपर FATF नजर रखता है और बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को गो थ्रू ही नहीं होने देता। और इन्हीं डर के कारण जो आपके बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर है ना, ऐसे देशों में पैसा लगाना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा पैसा फंस जाएगा, रोक दिया जाता है पैसा, ठीक है। तो वो पैसा ही नहीं लगाते यहाँ पे आपके, क्लियर है। अगर कोई देश ब्लैक लिस्ट हो जाए, ब्लैक लिस्ट का मतलब होगा कि इस देश के अंदर कोई भी पैसा भेजा ही नहीं जाएगा। तो पाकिस्तान के ऊपर अभी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, उसे एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ता है जो भी उसके देश में आया और बाहर गया, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम है, और खैर हमें तो पता ही है कि पाकिस्तान टेररिस्ट फंडिंग करता है, ठीक है, इसी कारण वो ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो पाकिस्तान के अंदर सारा पैसा बाहर से आना बंद हो जाए। इंडिया बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है कि हम इन्हें ब्लैक लिस्ट ही करवा दें, ठीक है। पर ब्लैक लिस्ट करवाने के लिए ना आपके ज्यादातर मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए। अगर कोई भी 3 मेंबर्स मना कर देते हैं ना, 38 के ग्रुप में से कोई भी 3 मेंबर मना कर देते हैं कि नहीं करना ब्लैक लिस्ट, तो वो कंट्री ब्लैक लिस्ट नहीं होती। पाकिस्तान ने बस ये मिनिमम सपोर्ट ढूंढ के रखी हुई है। 3 कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान को बचा लेती हैं, ठीक है। एक है आपका चाइना, एक है आपका टर्की और एक है आपका मलेशिया। ये 3 देश आपके चाइना को बचा लेते हैं, और सॉरी पाकिस्तान को बचा लेते हैं, ठीक है। ये 3 देशों के कारण पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट नहीं होता। हाँ जी, नहीं 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 नहीं, ये FATF तो यही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये थे आपके आज के सारे करंट अफेयर्स। किसी भी करंट अफेयर में कोई भी डाउट?